नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मीणा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट पेपर में काम आएगा और हमारे जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम का ये टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो हमें वीडियो डाल रहे हैं आप उन्हें सब्सक्राइबर करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइबर करेंगे तो जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें, समय समय पर मिलते रहें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। वन संसाधन किस तरह से क्लाइमेट से इफेक्टिव होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उप आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र में किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति है वो चेंज होती है और क्या क्या इन पर इफेक्ट होते हैं, ये इसमें हम पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या होती है। सामान्य दशाओं में कहते हैं कि भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति की संरचना और स्वरूप जो है वो किस तरह से होता है। वनस्पति की संरचना को पौधों के भौतिक स्वरूप, ऊंचाई एवं आकार के आधार पर विभक्त किया जाता है। संरचना एवं स्वरूप के आधार पर वनस्पति निम्न रूपों में मिलती है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो संरचना और स्वरूप के आधार पर निम्न रूपों में पाई जाती है। वृक्ष के रूप में, झाड़ियों के रूप में, लताओं के रूप में, तृण के रूप में, ग्रासलैंड के रूप में और लाइकेन के रूप में। दोस्तों, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इफ़ेक्टिव होती है, यानी नेचुरल वेजिटेशन को इफ़ेक्टिव करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हो गए इसमें। सबसे पहले हमारा रिलीफ है, यानी धरातल है, पर्वतीय है, पठारी है या मैदानी प्रदेश वाला पार्ट है, वो वनस्पति को इफेक्टिव करता है। भूमध्य रेखा से दूरी वनस्पति को इफेक्टिव करती है। तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, वो वनस्पति को प्रभावित करता है। वाष्पीकरण है, हवाएं हैं, अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो आंधियाँ आती हैं, उनमें पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। वातावरण में पाई जाने वाली आर्द्रता है, वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। सोइल्स यानी मिट्टी जो है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ है वह वनस्पति सघन पाई जाएगी, अगर मिट्टी अनुपजाऊ है तो वह वनस्पति कम पाई जाएगी। अगर मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाएंगे तो वनस्पति खूब पाई जाती है। ठीक इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, अगर अंडरग्राउंड वाटर लेवल खूब है और भूमि की सतह के आसपास ही है, ज़्यादा गहरा नहीं है तो वह वनस्पति खूब पाई जाती है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल अगर कम है और गहरा है तो वनस्पति कम पाई जाती है। अल्टीट्यूड वनस्पति को इफेक्टिव करता है। तापमान कम होने पर जैव विविधता में भी कमी पाई जाती है। लास्ट हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो प्राकृतिक वनस्पति को इफेक्टिव करती हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम हमारा मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, कोई नगर या शहर का निर्माण करते हैं या इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करते हैं तो वो प्राकृतिक वनस्पति को इफेक्टिव करती हैं। दोस्तों, यहाँ जो ये आपको मैप दिखाया गया है, इस मैप में हमने आपको दिखाया कि विश्व के किन किन भागों में कौन कौन सा वन समुदाय पाया जाता है। तो यहाँ अलग अलग कलर से हमने दिखाया। कलर से दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आप आसानी से पहचान सकें कि विश्व के किन भागों में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति या कौन सा वन समुदाय पाया जाता है। मैं ख़ास तौर से आपको जो इम्पोर्टेंट हमारे जो वन समुदाय हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। दोस्तों, ये जो आपको ऊपर वाला जो पार्ट दिखाया गया है ये आपका टुंडा वन समुदाय है। इसके बाद जो आपको ये ब्लू कलर से ये दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट दिखाया गया है आपको, ये आपका कोणधारी वन समुदाय वाला पार्ट आ गया। इसके बाद आपको ये जो बीच वाला जो ये पार्ट दिखाया गया है, ये पार्ट दिखाया गया है, ये अमेजन, ये तो आपका साउथ अमेरिका में ये अमेजन नदी बेसिन वाला पार्ट है। ये आपका कांगो नदी बेसिन वाला पार्ट हो गया और ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भूमध्य रेखीय वन वगैरह पाए जाते हैं उनका पार्ट हो गया। जो आपको यहाँ येलो कलर से दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये येलो कलर है, ये आपका सहारा मरुस्थल वाला पार्ट है, ये आपका अरब के मरुस्थल वाला पार्ट हो गया, ये आपका थार का मरुस्थल वाला पार्ट हो गया, यानी रेगिस्तानी वनस्पति समुदाय हो गया। ठीक इस तरह से आपको सवाना वनस्पति समुदाय को यहाँ दिखाया गया है, इस कलर से दिखाया गया है। तो यह इसमें अलग अलग कलर से अलग अलग वनस्पति, अलग अलग वनों को दिखाया गया है। आप इसे आसानी से देख लें और इसे समझ लें। या आपके कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से पार्ट्स में कौन से वन समुदाय पाया जाता है। दोस्तों,
अब हम देखते हैं कि वनों के प्रकार कौन कौन से हैं या प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो किस तरह से किया गया है। तो वनों के जो प्रकार हैं उसको हमें देखना सबसे पहले। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, मानसूनी वन है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट है यानी भूमध्य सागरीय वन। उसके बाद है हमारा कोणधारी वन प्रदेश है जिसे हम टैगा वन भी कहते हैं, इसे बोरेल वन भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा टुंड्रा वन प्रदेश है और फिर हमारा डेजर्ट वेजिटेशन है यानी मरुस्थलीय वनस्पति वाला पार्ट आता है। और सबसे लास्ट में हमारा आता है ग्रासलैंड वेजिटेशन यानी घास समुदाय वनस्पति प्रदेश। जो ग्रासलैंड वेजिटेशन रीजन है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में डिवाइड किया है। दोस्तों अब हम जो हमारे जो वनों के प्रकार हैं उनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जो दिया गया है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये जैसे हमें नाम से पता लग रहा है इस पार्ट में तापमान भी ज़्यादा पाया जाता है और आर्द्रता भी ज़्यादा पाई जाती है यानी बरसात भी ज़्यादा होती है। तो ये विश्व के वो भाग जहाँ बरसात भी ज़्यादा होती है, तापमान भी ज़्यादा होता है, वो कौन सा पार्ट है? भूमध्य रेखा के आसपास वाला पार्ट। तो भूमध्य रेखा के जो आसपास वाला जो पार्ट है वो इसमें आता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो समीपवर्ती पार्ट है वहाँ ये वन प्रदेश पाया जाता है। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए औसत वार्षिक तापमान यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो औसत वार्षिक तापमान होता है वो यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। साल भर यहाँ बारिश होती है, औसत जो वर्षा होती है वो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका होता है। भूमध्य रेखीय जलवायु में तापमान भी ज़्यादा होता है, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, इसलिए उष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पेड़ पौधे पास पास होते हैं, सघन पेड़ होते हैं और सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इन पेड़ों में कुछ बेल या लताएँ वगैरह पाई जाती हैं जो छाई रहती है पेड़ों के ऊपर, उन्हें लियानास के नाम से जाना जाता है। कई बार हमसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि लियानास क्या होती हैं। तो जो लियाना होती हैं वो क्या होती हैं? लताएँ होती हैं जो भूमध्य रेखीय जो वन प्रदेश है उनमें पाई जाती हैं। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हमें देखना है कि जो भूमध्य रेखीय जो वन प्रदेश है उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। महोगनी के पेड़ हैं, रोजवुड है, सिडार है, एबोनी आदि के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि भूमध्य रेखीय जो वन प्रदेश है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है वो विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है। दोस्तों इस मैप में जो आपको जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आप आसानी से समझ सकें, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाला पार्ट है। ये जो आपको ब्लू कलर से ये जो पार्ट दिखाया गया है ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका ये अमेजन नदी बेसिन वाला पार्ट है, ये दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ ये वन प्रदेश पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो नदी बेसिन वाला पार्ट होगा ये वाला पार्ट है, यहाँ एक कांगो नदी बेसिन का पार्ट है। और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो पार्ट है जो द्वीप समूह वगैरह आते हैं इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वगैरह आते हैं, जहाँ ये वन प्रदेश पाया जाता है। तो ये आपको मैप के द्वारा दिखाया गया, आप समझ लें कि यहाँ ये वन प्रदेश पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो वनस्पति समुदाय है वो है मानसूनी वनस्पति समुदाय। दोस्तों मानसूनी जो नाम से आप समझ रहे हैं मानसूनी पतझड़ वन है जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये मानसूनी वन है। और जो मानसूनी वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो जिन इलाकों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है हम भूगोल के हिसाब से कह सकते हैं कि जहाँ हवाएं हर 6 महीने में अपनी दिशाएं बदलती हैं वहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ये जहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। और ये पेड़ पौधे क्योंकि साल में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इनका पतझड़ होता है इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। ये मानसूनी वन हमारे यहाँ के इलाके में जहाँ हम रहते हैं यहाँ ये वन प्रदेश पाया जाता है। दक्षिण एशिया का जो पार्ट होगा वहाँ है, दक्षिणी ब्राज़ील में है, दक्षिणी पूर्वी यूएसए आदि में ये वन पाए जाते हैं। मानसूनी वनों में सागवान के पेड़, पीपल के, नीम के, शीशम आदि के पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो मानसूनी पतझड़ वन है उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। जो शीशम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, ये जो पेड़ है इसमें मानसूनी जलवायु में पाए जाते हैं, जिनके फोटोग्राफ्स आपको ये दिखाए जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वन प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। दोस्तों भूमध्य सागरीय जो वन प्रदेश है जैसा अब आप नाम से जानते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है?
ये वनस्पति भूमध्य सागरीय जलवायु वाले पार्ट में पाई जाती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों में, यानी पश्चिमी यूरोप में, भूमध्य सागर के आसपास वाले जो देश हैं उनमें, और उत्तरी अमेरिका में जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है उसमें ये जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली में पाई जाती है। अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत है वहाँ ये जलवायु पाई जाती है। और ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाली जो वनस्पति पाई जाती है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो अक्षांश है उनमें पाई जाती है। ये जो पेड़ होते हैं ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। और भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले जो पेड़ होते हैं उनमें सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ जो फ्रूट्स वाले जो पेड़ होते हैं उनमें रसदार पेड़ ज़्यादा होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा, अंगूर है आदि ये पेड़ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है उसकी सबसे खास विशेषता क्या होती है कि इस जलवायु वाले पार्ट में जो बारिश होती है वो सर्दियों के मौसम में बारिश ज़्यादा होती है। जो टोटल साल भर जो बरसात होती है उसका 90% जो पार्ट होता है वो सर्दियों में होता है, यानी शीतकाल में बरसात होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क पाया जाता है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो जो वनस्पति है उसमें उसको पश्चिमी यूरोप में, स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली, इजराइल और टर्की, लीबिया आदि देशों में मैक्विस के नाम से जाना जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है कि मैक्विस वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये जो पश्चिमी यूरोप वाले जो देश हैं इनमें ये वनस्पति है जो ये मैक्विस के नाम से जानी जाती है। यूएसए में कैलिफोर्निया में ये चपराल के नाम से जानी जाती है। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका का जो केप स्टेट है, जहाँ केप प्रांत है, वहाँ ये वनस्पति पाई जाती है, वो मछिया के नाम से जहाँ पाई जाती है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो मध्य चिली का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, वो वहाँ पर मटोरल के नाम से पाई जाती है। तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति उसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम के नाम से, अलग अलग नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये हमने आपको मैप बना करके इसमें दिखाया कि भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो कहाँ कहाँ विश्व में पाई जाती है। देखिए ये मैप में जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है, ये रेड कलर भूमध्य सागरीय वनस्पति को दिखा रहा है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है भूमध्य सागर के आसपास वाला पार्ट है, यहाँ ये वनस्पति पाई जाती है। और इसके अलावा जो पश्चिम यूरोप का जो पार्ट है, इधर की साइड में जो वाला जो देशों का जो पार्ट है, ये जो इधर यहाँ का जो पार्ट है पश्चिम यूरोप का पार्ट है, यहाँ भी वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, यहाँ ही संयुक्त राज्य अमेरिका देश आता है। यहाँ इसमें कैलिफोर्निया है यहाँ पर, तो कैलिफोर्निया में ये भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली देश है, तो ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं चिली देश में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ मध्य चिली में वनस्पति पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का जो नीचे वाला जो ये पार्ट है ये दक्षिण अफ्रीका देश का पार्ट है। दक्षिण अफ्रीका में जो केप प्रांत है वहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो दक्षिणी पश्चिमी और जो दक्षिणी पूर्वी कोने वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो ये जो मैप में आपको दिखाया गया है ये वो पार्ट है जहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ इसमें आप जो देख रहे हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति में इस तरह के पेड़ वगैरह पाए जाते हैं। अंगूर और जो संतरा के जो पेड़ आपको दिखाए गए हैं इसमें ख़ास तौर से यहाँ जो वनस्पति होती है वो रसदार पेड़ों वाली वनस्पति ज़्यादा होती है। तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं इसमें अंगूर के और संतरे के जो पेड़ हैं ये भूमध्य सागरीय वनस्पति के पार्ट हैं। ये अगला जो हमारा जो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बाद में हम हमारा जो अगला जो पार्ट पढ़ेंगे इसमें वो है हमारा वन प्रदेश है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। इन कोणधारी वनों को टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बोरेल वन के नाम से भी जाना जाता है। ये सदाबहार वन होते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है। ये बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वन है जिनका बहुत ज़्यादा यूज वर्ल्ड में किया जाता है। ये जो वन समुदाय है वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, साउथ गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। और ये जो वन है उत्तरी अमेरिका में कनाडा में पाए जाते हैं, अलास्का में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, और यूरेशिया में साइबेरिया और उत्तरी यूरोप वाले पार्ट में ये वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो अब आपको दिखाऊं, ये जो आप जो देख रहे हैं इसमें ये वाला जो चित्र देख रहे हैं ये आपका कोणधारी वन प्रदेश का जो चित्र है। इसमें फ़ोटो आप देख रहे हैं, इस तरह के ये जो कोणधारी वन है वो इस तरह के पेड़ होते हैं। कोणधारी वनों का हमने ये संसार का मैप बना के आपको दिखाया है। ये जो पार्ट आप संसार का मैप देख रहे हैं इसमें जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये और ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कौन से वन प्रदेश हैं? कोणधारी वन प्रदेश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला जो ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कनाडा का पार्ट है और अलास्का का पार्ट है, जिसमें इधर वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है आपका
ये जो पार्ट है आपका कनाडा का पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट आप ये देख रहे हैं ये अलास्का का पार्ट है। यहाँ ये कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से उत्तरी यूरोप वाले पार्ट में यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ साइबेरिया में ये कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ टैगा वन के नाम से फेमस हैं। तो इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं, इन्हें टैगा वन भी कहते हैं, और इन्हें बोरियल वन भी कहते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि बोरियल वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कोणधारी वन, टैगा वन और बोरियल वन इस इलाके में पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो वनस्पति का जो प्रकार है वो है टुंड्रा वनस्पति के नाम से है। जो टुंड्रा वनस्पति है वो देखिए, जो टैगा वन प्रदेश है उसके उत्तर की दिशा में, यानी टैगा के बाद में जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा के नाम से जानी जाती है। टुंड्रा वनस्पति की जो क्या खास बात है कि इनमें साल भर में अधिकांश पार्ट में उस इलाके में बर्फ़ जमी रहती है। जब गर्मियाँ होती हैं तो वो बर्फ़ पिघलती है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ कुछ वनस्पति पैदा होती है या उगती है। तो ये जो वनस्पति है वो आर्कटिक प्रदेश में ख़ास तौर से और उप आर्कटिक प्रदेश में पाई जाती है, उत्तरी यूरेशिया में पाई जाती है। और ये जो लघु झाड़ियों के रूप में वनस्पति पाई जाती है। बर्फ़ पिघलने पर मांस, लाइकेन आदि उगते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये वनस्पति नहीं पाई जाती है। और यहाँ जो बारिश होती है वो हिमवृष्टि के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ जो जो क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तापमान बहुत कम रहता है, तो जो बारिश होती है वो हिमवृष्टि के रूप में होती है। ये जो टुंड्रा वनस्पति है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आर्कटिक टुंड्रा के नाम से और दूसरा अल्पाइन टुंड्रा के नाम से। आर्कटिक टुंड्रा का मतलब होगा कि जो आर्कटिक प्रदेश में ये वनस्पति उगती है, और अल्पाइन टुंड्रा में वो पार्ट होते हैं जो पर्वतीय वनस्पति, यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर बर्फ़ जमती है, और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ वनस्पति उगती है। जैसे हमारे हिमालय पर्वत के जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर जो बर्फ़ पिघलती है जब, तो तब ये वनस्पति वहाँ उत्पन्न होती है। अब आपको टुंड्रा वनस्पति हम आपको इस मैप में दिखाएं। देखिए जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इस पार्ट में टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ जो ग्रीनलैंड का पार्ट आ गया इसमें वनस्पति पाई जाएगी। तो ये जो वनस्पति आपको रेड लाइन से दिखाई जा रही है ये वाली, ये कौन सा वनस्पति प्रदेश हो गया आपका, टुंड्रा वनस्पति वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट। ये खाली आपके उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो वनस्पति का जो प्रकार है वो है मरुस्थलीय वनस्पति है। तो जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो अत्यधिक शुष्क जलवायु में पाई जाती है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो जीरोफाइट के नाम से जानी जाती है, यानी मरुद्वीप वनस्पति के नाम से जानी जाती है। यहाँ औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ खेजड़ी के, बबूल के, कैर आदि के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। और ख़ास तौर से ये जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है थार के मरुस्थल में, अरब के मरुस्थल में, सहारा और अटाकामा मरुस्थल में ये वनस्पति पाई जाती है। आपको देखिए इस मैप में आपको बता रहे हैं जो मरुस्थलीय जो वनस्पति है, ये जो आपका पार्ट है ये आपका सहारा मरुस्थल का पार्ट है, ये आपके अरब के मरुस्थल का पार्ट हो गया, और ये आपके थार के मरुस्थल का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वनस्पति समुदाय वो है ग्रासलैंड वनस्पति समुदाय के नाम से है, या घास वनस्पति समुदाय के नाम से है। तो इसमें जो घास वनस्पति समुदाय है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो सवाना घास के मैदान के या सवाना घास के रूप में जाने जाते हैं। देखिए मैं आपको इस मैप में दिखा रहा हूँ जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है उन्हें दिखा रहा हूँ। यहाँ ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये जो आपका ब्राज़ील का जो घास जो पार्ट है इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कंपास घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ इस वाले पार्ट में कौन से हो गए, सवाना घास के मैदान, इस वाले पार्ट में कौन से हो गए, कंपास घास के मैदान। ऐसे ही वेनेजुएला जो देश है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही देश है। यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो लानोस घास के मैदान के नाम से फेमस हैं। तो आपने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ इस पार्ट में सवाना घास के मैदान, ब्राज़ील में कंपास घास के मैदान, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान। ठीक इसी तरह से शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी होते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर आप लोग देख रहे हैं, ये स्टेपिस घास के मैदान है। स्टेपिस घास के मैदान है। ये जो येलो कलर वाले जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये कौन से घास के मैदान है? स्टेपिस घास के मैदान है। ये स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? खास तौर से मध्य एशिया में पाए जाते हैं। कई बार हमसे कमेंट में पूछते हैं स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? मध्य एशिया में। ठीक इस तरह से आपको जो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यूरोप जो महाद्वीप का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, यहाँ येलो कलर वाला है, यहाँ पुश्तैनी घास के मैदान पाए जाते हैं जो हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो उत्तरी अमेरिका में आपको इधर की साइड में ये जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये प्रेरीज घास के मैदान है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो प्रेरीज घास के मैदान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यहाँ जो ये येलो जो घास जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो पंपाज के नाम से हैं। ध्यान रखना, बहुत माइनर डिफरेंस है। ब्राज़ील में घास के मैदान है वो कंपास घास के मैदान है, वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है वो पंपास घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में जो ये वाला जो पार्ट है, दक्षिणी अफ्रीका देश का पार्ट है, केप प्रांत है यहाँ पर। और यहाँ जो घास के मैदान वगैरह पाए जाते हैं, केप प्रांत के कुछ ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो वेल्ड घास के मैदान के नाम से फेमस हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसमें जो घास के मैदान है वो किस रूप में, किस नाम से जाने जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। ये वाला पार्ट आपका। ठीक इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ जो घास के मैदान है वो डाउन्स घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और तो आपने देख लिया स्टेपिस घास के मैदान मध्य एशिया में, प्रेरीज घास के मैदान उत्तर अमेरिका में। ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रेरीज घास के मैदान के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ जो अर्जेंटीना में आपके पंपास, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुला में लानोज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया की इधर की साइड में यहाँ जो देश है, इसमें मैप में ये थोड़ा कट गया है, यहाँ जो देश आएगा आपका वो है न्यूजीलैंड आपका। इस न्यूजीलैंड में यहाँ इस जगह जो घास के मैदान आएंगे वो कैंटरबरी के नाम से हैं। जो न्यूजीलैंड के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों कई बार हमसे कमेंट में पूछ लेते हैं, अक्सर इसमें से बहुत बार प्रश्न आता है। आपके जो एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपसे दे देंगे जैसे कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आपको इलाका लिखना होता है। और कई बार आपसे सम्मिलित करवा लेते हैं, देश का नाम दे दिया, सामने घास के मैदान का नाम दे दिया, आप उन्हें सम्मिलित कीजिए। तो इन घास के मैदानों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे के जो वीडियोज़ हैं वो समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।